हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए +2 का चैप्टर, जो कि है पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर है ये। इसके अंदर हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या पार्टनरशिप है, कौन पार्टनर बन सकता है, क्या क्या इसके अंदर करना होता है। हर एक वो चीज जो आपको इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी उसको हम बिल्कुल जीरो से समझेंगे और एडवांस तक हम जाएंगे। इसके अंदर आपका इस चैप्टर को करने के बाद लास्ट में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल ध्यान से चीजें समझनी है और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। जिससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाती है। आपने सुना है कि आधा अधूरा ज्ञान जहर के बराबर होता है, तो वही चीज आपके साथ बनेगी अगर आप ऐसा करते हो। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो उसके अंदर सबसे मेन चीज देखो, मैंने यहाँ लिखी हुई है पहले कि कंसेप्ट है क्या पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है, इसकी जरूरत पड़ती क्यों है, ये चीज समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ क्या लिया, एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या है कि ये एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम आप ले लो एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है और इस कंपनी का एक मालिक है जिसका नाम है अरुण। ये अरुण जो है इस एबीसी कंपनी का कौन है, मालिक है। अब ये बंदा जो कंपनी चला रहा है, अकेला मालिक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। जो भी कोई फर्म का अगर अकेला ही प्रोप्राइटर हो तो उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब यहाँ जो ये अकेला पर्सन इस बिजनेस को चला रहा है, तो उसमें समस्या क्या आ रही है, इसको समस्या आ रही है अकेले को कि पैसा बहुत कम है, मतलब लिमिटेड सी कैपिटल है। कितना पैसा एक पर्सन लगा सकता है, उसके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत कम है इस फर्म को चलाने के लिए। लिमिटेड से रिसोर्सेज ले रहा है, लिमिटेड कैपिटल ले रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी कभी भी स्केल नहीं हो सकती, कभी कंपनी आगे बढ़ नहीं सकती, ज्यादा बड़े लेवल पे आप जा नहीं सकते अकेले। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आपकी नॉलेज भी आपको रोक देती है आगे बढ़ने से, क्योंकि एक अकेले पर्सन के पास हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती। वो हाँ, एक या दो चीजों में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन सभी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, एक ड्रॉबैक है इस चीज का कि वो अकेला बिजनेस को चला रहा है। छोटे लेवल तक ठीक था, लेकिन अब अगर आप बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को, तो आप अकेले सभी चीजें मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज नहीं है। अब ये नॉलेज नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको रिस्क का जो होना है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाई रिस्क पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बिजनेस के अंदर आपको रिस्क बहुत ज्यादा हो सकते हैं। वैसे लॉस होगा नहीं होगा, लेकिन उसके होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, कम ज्यादा वो बात की बात है। अकेला पर्सन लिमिटेड कैपिटल लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट्स भी बहुत कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो आगे की प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। और सभी चीजें क्या है, इसको वर्कलोड दे रही है, इसके ऊपर क्या है, बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है। और इस चीज से क्या है, ये फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ये बहुत ज्यादा ही इस टाइम ये कह लो कि दुखी इंसान है ये, कि मैं कहां फंस गया। ठीक है, जब तक छोटे लेवल पे था तो मजे कर रहा था, इजिली अपने फर्म को चला रहा था, कोई समस्या इसको आ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही फर्म बड़ी होने लगी तो इसके आगे समस्या आने लगी। इसको ये फील होने लगा कि मैं अकेला इस काम को नहीं कर सकता, मुझे कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। और जब ये वर्ड दिमाग में आया कि मुझे हेल्प करने के लिए कोई पर्सन चाहिए, तो उस टाइम क्या हुआ, पार्टनरशिप आई। क्या हुआ, पार्टनरशिप आई। या पार्टनरशिप में क्या है कि ये किसी पर्सन को अपने साथ लेके आएगा और वो इसमें यहाँ कैपिटल लगाएगा, यहाँ वो अपनी एक्सपर्टीज देगा, कंपनी के अंदर काम करेगा, जिससे इसका वर्कलोड कम होगा। तो मिल गया, अब ये अकेला नहीं, अब ये दो लोग आपस में जाके बिजनेस में काम करेंगे। जब दो लोग मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है। अब हम समझते हैं कि ये पार्टनरशिप है, जो इसका मीनिंग क्या है। देखो, मीनिंग है इसका, जो डेफिनेशन है वो बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है, ये एक रिलेशनशिप है इसके बीच में, पर्सन्स के बीच में, एटलीस्ट 2 पर्सन्स के बीच में, और मैक्सिमम जो पर्सन हो कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो 2 पर्सन के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसमें वो एग्री हुए हैं कि हम बिजनेस को रन करेंगे और वहां से जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको हम शेयर करेंगे। अब ये जो प्रॉफिट है, ये ध्यान से सुनना बात, ये जो प्रॉफिट है वो क्या हो सकता है, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोला इसने, प्रॉफिट जो है वो क्या है, कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ क्या बात है, मान लो ये एक पार्टनर है, ठीक है जी, ये दूसरा पार्टनर है,
अब ये जो दो पार्टनर हुए, इसमें पहले ये पार्टनर था, इसका नाम क्या था, अरुण था, तो इसका नाम क्या है, वरुण। अब ये अरुण प्रॉफिट कमा रहा है और हिस्सा ये भी ले रहा है, या फिर ये दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं, हिस्सा दोनों बांट रहे हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब हो तो दोनों चीजें सकती हैं, लेकिन दोनों चीजों में टर्म्स अलग अलग हैं। देखो, अगर अरुण कमा रहा है, अरुण पैसा लगा रहा है, अरुण काम कर रहा है, लेकिन वरुण ने पैसा लगा रखा है लेकिन वो काम नहीं करता, तो उसके लिए हम इसको बोलेंगे कौन सा पार्टनर है, वो है स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर है वो, स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन अब ये जो वरुण आया, वरुण ने भी क्या किया, पैसा लगाया और फर्म के अंदर ये भी क्या कर रहा है, अपने ऑपरेशंस में एक्टिव पार्ट ले रहा है, तो सभी ऑपरेशंस ये कर रहा है। तो उस केस के अंदर अब वरुण क्या है, अब वरुण है एक्टिव पार्टनर। क्या ये एक्टिव पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दो लोग आपस में फर्म के अंदर आए और इन्होंने ये एग्री किया कि हम क्या करेंगे, फर्म के प्रॉफिट्स को बांटेंगे, चाहे वो मैंने कमाए हैं आप दोनों बांटेंगे, या हम दोनों ने कमाया फिर भी हम दोनों बांटेंगे। अगर एक पर्सन काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा, तो वो कौन है, स्लीपिंग पार्टनर है। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो वो दोनों क्या है, एक्टिव पार्टनर है। और दोनों में दोनों केस हो सकते हैं, एक्टिव स्लीपिंग दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है इनका एग्रीमेंट क्या होगा। समझ में आई बात ये। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट भी, इसका नेचर क्या है। देखो, इसने बोला कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस, आपने जो ऊपर पार्टनरशिप करी उसमें अकाउंटिंग पर्पस की अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो ट्रीट की जाती है एक सेपरेट एंटिटी। क्या की जाती है, सेपरेट एंटिटी। और ये चीज मैं आपको +1 में हमने पढ़ाई हुई है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे 11th के वीडियोस अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जाके सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को देख सकते हैं। बेसिकली अब मैं आपको समझा भी देता हूँ यहाँ पे क्या है कि जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है वो क्या बोलते हैं कि एक फर्म और फर्म का मालिक दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं, ताकि हम फर्म के जो लॉस हैं, हम फर्म की जो प्रॉफिट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके टैक्सेस हैं, हर एक वो चीज जो फर्म से रिलेट करती है उसको अलग से हम चेक कर सके, अलग से काउंट कर सके। क्योंकि अब मेरे अकेले की ये नहीं है, हमारे फर्म के अंदर पार्टनरशिप अगर अकेले की नहीं होती तो भी मुझे ये रूल फॉलो करना चाहिए था। वजह क्या है, क्योंकि हमें एक्यूरेट डाटा पता लगता है, हम अपने फर्म के अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक है, गवर्नमेंट है, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फर्म की अपनी अलग पहचान होती है बनने के बाद, इसलिए हम बोलते हैं कि फर्म क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है अपने ही नाम से। फर्म के अपने ही लेन देन होते हैं, फर्म परचेज भी करती है, सेल भी करती है, फर्म के ऊपर कोई क्लेम आता है वो खुद करती है, उसमें उसके ओनर का कोई लेन देन नहीं होता। तो इसलिए जो अकाउंटिंग पर्पस से अगर आप लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, फर्म और फर्म का जो मालिक है वो अलग अलग एंटिटी माने जाएंगे, सेपरेट पर्सन मानी जाएगी कंपनी अपने मालिक से या पार्टनर से। लेकिन ये अगर बात करते हो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस के अंदर क्या है, पार्टनरशिप अपनी फर्म से अलग नहीं है। सरकार जो कानून है वो ये मानता है कि चाहे पार्टनरशिप और कंपनी अपनी तरफ अकाउंट में मानो आप अलग अलग हो, लेकिन कानून की दृष्टि से आप क्या हो, एक ही व्यक्ति हो, और हम एक ही ट्रीट करके चलेंगे। सिंपल से वर्ड में क्या बोला कि सेपरेट एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज लीगल टर्म के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के अंदर अगर कोई बात होती है तो जो कानून है उसके मालिकों को पड़ेगा, उसके बाद जो भी कुछ बाकी कार्रवाई है वो बाद में होती रहेगी, लेकिन जो कुछ जवाबदेही हो किसकी होगी, कंपनी के मालिक की होगी। कब, जब कोई लीगल एक्शन दिया जाता है। तो अब मैंने यहाँ पहले बोल चुका हूँ कि कोई भी अगर पार्टनरशिप होती है तो उसके अंदर क्या होता है, मिनिमम 2% होते हैं और मैक्सिमम 50% होते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास क्या है कि कौन फर्म के अंदर जब हम पार्टनर बना रहे हैं तो देखो कुछ ना कुछ कंडीशंस तो होती है पार्टनर के बनने की भी। तो उसके अंदर हर कोई पार्टनर बन सकता है सिवाय कौन, एक तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए अगर वो पार्टनर बनना चाहता है। दूसरा क्या है, वो कोई भी ऐसा काम उसने ना किया गया हो जो कानून के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई किया गया हो, तो उस केस में भी वो पर्सन एक पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, वो पर्सन मेंटली हेल्दी होना चाहिए, मतलब अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, एक तरीके से पागल वगैरह या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर, वो मेंटली साउंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात सारी ये समझ में आई आपको कि पार्टनरशिप क्यों करते हैं, क्या मतलब है, क्या नेचर है, कौन पार्टनर बन सकता है।
ये तो होगी बात क्लियर हमारी। अब हमारे पास बात आती है कि कोई भी पार्टनर जब बनता है तो उसके अंदर हम पार्टनर बनने के टाइम पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं, एक तरीके से एग्रीमेंट होता है। तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम जब ये एग्रीमेंट करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है, जैसे सपोज करो मैं एक फर्म को चला रहा हूँ, ये अरुण था, अरुण फर्म को चला रहा था। तो अब अरुण को जरूरत पड़ गई एक पार्टनर की, तो उसने क्या करा, अरुण को बुलाया और कहा भी चलो पार्टनरशिप में आ जाओ, मुझे पार्टनर की बहुत जरूरत है और फर्म मेरे से अकेले से संभाली नहीं जा रही। तो वरुण कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में क्या ये दोनों दोस्त हैं। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, आ जाते हैं भाई। तो उसने कैपिटल लगा दी। तो उसने फर्म स्टार्ट करने से पहले, मतलब जो अपना एग्रीमेंट बना रहे थे, जो फर्म में जो उसकी एक्टिविटीज होनी थी, उससे पहले अरुण ये बोला कि भाई ऐसा है, कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, फर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वरुण क्या बोलता है, अरे हम है तो दोस्ती यार, दोस्ती के बीच में क्या बातें करनी, क्या रूल बनाने। लेकिन अरुण कहता है जी भैया दोस्त तो हम आ जाए, लेकिन जब पैसा बीच में आ जाता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, फिर दोस्त दोस्त का दुश्मन बन जाता है, फिर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी जाती। अगर ये बातें जो हम आज करेंगे ये लिखी होंगी, अब उसमें चाहे आगे फ्यूचर में गलती तुम्हारी होगी तो तुम भी रूल के अकॉर्डिंग काम करोगे, अगर मेरी होगी तो मैं भी रूल के अकॉर्डिंग काम करूंगा। बात देखने को है भी सच है। तो इसलिए क्या किया गया, एक रिटन एग्रीमेंट लिखा गया जिसका नाम लिखा गया पार्टनरशिप डीड। देखो इसमें क्या लिखता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी वो टर्म एंड कंडीशन आउटलाइन करी जाती है जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दो बंदों के बीच में या दो से ज्यादा जितने पर्सन होंगे वहां लिखी जाती है। अब उसके अंदर क्या है कि वो बिजनेस के अंदर जो भी कुछ काम करेंगे सारे उसके अंदर उनकी जो राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस है, हर एक वो चीज जो एक फर्म के लिए जरूरी है वो लिखी जाएगी। अब मैं थोड़ी सी बेसिक सी बातें बताता हूँ कि पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हमारी फर्म है उस फर्म का नाम क्या होगा, ठीक है, वो कब स्टार्ट हो रही है और उसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये सभी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जो हमारे पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के क्या नाम होंगे, उनके क्या एड्रेस होंगे, ये हो गया। उसके बाद जो फर्म के हैं, फर्म के जो अकाउंट्स होंगे वो हम मेंटेन करेंगे और ऑडिट हम करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। उसके बाद इसके अलावा और क्या काम है, हाँ हमारी जो कैपिटल है वो कितनी होगी, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो कितने % मिलेगा, ये डिस्कस होगा। एक फर्म है जो वो उसके अंदर पार्टनर जो भी होगा वो ड्राइंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। अब ड्राइंग क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए पैसे आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, अगर देना होगा तो वो कितने % से देना होगा, ये भी होगा। हाँ जी, तो प्रॉफिट है जो हमारा, ये प्रॉफिट हमारा कैसे हम बांटेंगे फर्म के अंदर। आपका जो ये अगर कोई लोन दिया होता है तो लोन आप अगर दोगे तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, वैसे तो 6% होता है बाय डिफॉल्ट, तो खाइए डिस्कस ना भी करो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज की। फर्म के अंदर जो सैलरी है किसी पार्टनर को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। कोई भी फर्म के अंदर अगर एडमिशन नया होता है, कोई नया पार्टनर आता है तो वो पार्टनर कैसे आएगा, अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है, ये सभी बातें। फर्म का जो अकाउंट होगा बैंक में वो फर्म के नाम से होगा या किसी पार्टनर के नाम से होगा, ये बात भी इसके अंदर लिखी जाती है। कल को अगर फर्म के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और वो सुलझ नहीं रहा दोनों पार्टनर्स के बीच में, जितने भी पार्टनर्स हैं, तो उसका फैसला कैसे होगा, बाय कोर्ट होगा या म्यूचुअली हम उसको सॉल्व कर लेंगे डीड के अकॉर्डिंग। हर एक वो बात जो बिजनेस के अंदर काम आ सकती है वो सभी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लिखी जाएंगी और सभी अपनी कंसेंट यहाँ देंगे कि हमें सब बातें मंजूर है। तो ये हमारे क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होती है, जहां हम ये सभी बातें को डिस्कस पहले ही कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में आने के टाइम पे जब बिजनेस चलेगा तो वहां कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात आ जाती है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस टाइम पार्टनर की क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। देखो उस टाइम पे आपकी जितनी मर्जी कैपिटल रही हो, आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, डजंट मैटर कैपिटल कितनी, पहली बात। दूसरी बात, मैनेजमेंट में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करने के बराबर के हकदार हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आपसे हर एक बात कंसल्ट करी जाएगी, आप किसी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरी बात,
आपको अगर ये लगता है कि हमारी फर्म की बुक्स के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला है, तो आप फर्म की बुक्स जो है वो चेक कर सकते हो। इवन आप उसकी फोटो कॉपी भी ले सकते हो। ठीक है जी। आपको यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, आपको यहाँ कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा आपने कोई काम किया उसका क्लेम आप ले सकते हो, उसका कंपनसेशन ले सकते हो, जो एक्स्ट्रा कोई काम करता है उसकी कर सकते हो, लेकिन सैलरी वैलरी किसी को नहीं मिलेगी। डिसीजन मेकिंग, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की डिसीजन यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होगा। वोटिंग सिस्टम मतलब जितने पार्टनर, हर एक की एक वोट होगी, वो अपनी हाँ या ना देगा, मेजोरिटी जिसकी होगी फैसला वही होगा। उसके बाद जो अगर फर्म डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व मतलब फर्म अगर वाइंड अप बंद होती है, तो उस केस के अंदर आपका हिस्सा होगा, आप वहां पे क्या होंगे, एंटाइटल होंगे फर्म की एसेट्स में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद अगर आपने फर्म को कोई एक्स्ट्रा लोन दिया हुआ है, अब वो जो लोन दिया है आपने उसके बारे में बात की हो पार्टनरशिप डीड में या ना की हो, आपको 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो आपको नहीं मिलेगी। मतलब ये वो चीजें हैं जब आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हो, और उस टाइम पे अंडरस्टूड जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपके सामने डिस्कस करी है। और ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा ही काम आएंगी। एक तरीके से क्या है कि आपको न्यूमेरिकल सेक्शन की मैं तैयारी आपको इनडायरेक्टली अभी करवा रहा हूँ, ये सभी चीजें एज इट इज क्वेश्चंस के अंदर उठ के आएंगी, तो आप इनको नोट करते रहना। आपको अगर जरूरत हो तो इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एक पार्टनर जो है उसके क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं। कोई भी पार्टनर है अगर वो बनता है तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या उसके अधिकार है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, उसका पहला अधिकार क्या है, वो सेम उसका अधिकार है कि वो फर्म के किसी भी एक्टिविटी में पार्ट ले सकता है। उसको कोई भी रोक टोक नहीं है, और ना ही कोई उसको रोक टोक कर सकता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, कैसे आए हो, किस लिए क्या कर रहे हो यहाँ पे। उसका हक बनता है, पार्टनर है वो अपने हक को इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद राइट टू बी कंसल्टेड, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पार्टनर अगर मान लो बिजनेस के अंदर कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई काम हो रहा है, तो उस केस के अंदर एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि वो फर्म में होने वाले डिसीजन से पहले उससे उसकी हाँ या ना पूछी जानी चाहिए। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले उससे कंसल्ट किया जाएगा, उसके कंसल्टेंसी के बगैर आप किसी डिसीजन को नहीं ले सकते। इसमें मैं एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, हर एक पार्टनर को ये अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद अगर किसी फर्म में पार्टनर को ये दिक्कत आ रही है या ये शक है कि मेरी पीठ के पीछे कुछ काम गलत किए जा रहे हैं जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं है, तो वो फर्म के अकाउंट्स कभी भी चेक करा सकता है, उसका ऑडिट तक करवा सकता है, वो उसकी फोटो कॉपीज भी वो ले सकता है ताकि वो उनको चेक करवा सके या खुद इंस्पेक्ट कर सके। राइट टू इंडेमनिफाई, इसका मतलब क्या है कि फर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर फर्म की तरफ से कहीं गया हुआ है और वहां जाके उसका कोई एक्सपेंस हुआ है या उसने फर्म की कोई लायबिलिटी पे करी है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। मतलब जो उसकी जेब से पैसा लगा है और वो पैसा फर्म के लिए लगा है, तो उस पैसे के लिए वो रिम्बर्स मांग सकता है, उसको वो क्लेम कर सकता है और फर्म को वो पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर फर्म के अंदर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, मतलब एज अ लोन आप बोल लो उसको, तो उस केस के अंदर बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला, आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये क्या चीजें हैं, ये है किसी पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसको ये चीजें यूज करने का पूरा अधिकार है और जब मुझे चाहे इन काम को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है कि हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली। अब आता है कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो हमने इस फर्म के लिए बनाने हैं, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एक तरीके से देखो जब आपने +1 पढ़ी थी तो वहां क्या करते थे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, वहां क्या करते थे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद आप P&L अकाउंट बनाते थे, और P&L के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट होता था। अब इस नेट प्रॉफिट का क्या किया जाएगा, इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ लेके जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे, और फिर इसके अंदर से जो भी फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या सैलरी कमीशन बोनस जो भी कुछ देना है, फर्म ने पार्टनर्स को अब जो देना है, इससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन से पहले फर्म ने सेल करने के लिए जो खर्चे किए थे वो लिखे गए थे। लेकिन अब नेट प्रॉफिट होने के बाद अब जो पैसा हमने पार्टनर्स को पे करना है, उनकी सैलरी का, उनकी बोनस का, उनकी कमीशंस का, उसके बाद जो पैसा लेना भी है, चाहे फर्म ने ड्राइंग की तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब चीजें यहाँ से लेके फिर हम क्या करेंगे, एक डिविजिबल प्रॉफिट लेके आते हैं। वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता है हमारा P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब यहाँ इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट जो अकाउंट होता है वो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब फर्म ने पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया, पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया या पार्टनर से जो कुछ भी लिया, इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, इनके जो बैलेंस है, इनके जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें ऐड होते हैं या फिर उसमें माइनस होता है, और एक नेट बैलेंस निकल के वहां से आता है जो एक्चुअल में पार्टनर्स का है, वो चीज यहाँ पे निकल के आएगी। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसके अंदर भी दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। अभी जो कैपिटल अकाउंट की अगर बात करते हो ना, तो ये कैपिटल अकाउंट नॉर्मली कब बनता है, जब आपकी कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो उस केस में क्या करते हो आप, अपना कैपिटल अकाउंट बना लेते हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो उस केस में क्या होगा, आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा और प्लस ये अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, दोनों आपको बनाने पड़ेंगे। तो सबसे मेन जो चीजें हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर आगे प्रैक्टिकल में करनी है वो ये चीजें हैं कि हम P&L को बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को सीखेंगे। उसके अंदर अगर पार्टनर की कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस के अंदर क्या होगा, कैसे अकाउंट्स मेंटेन होंगे, अगर कैपिटल फिक्स है तो वो कैसे मेंटेन होंगे। तो अभी चलो हम एक बार समझ लेते हैं कि पार्टनर्स और जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो कैसे बनाया जाता है, वो एक्चुअल में है क्या चीज। देखो हमारे पास ये परफॉर्मा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो इसको आप ये मान के चलो कि ये कौन सा नेचर है इसका, ये नेचर है इसका नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या है कि जितने भी फर्म के लॉस होंगे वो इस साइड आएंगे, जितने फर्म की इनकम्स होंगी वो इस साइड आएंगी। मतलब लॉस जितने भी हैं वो फर्म क्या करेगी, डेबिट करेगी, इनकम जितनी भी हैं वो फर्म क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। ठीक है जी। और मैंने अभी पीछे बोला था कि फर्म क्या करती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, उसके बाद फर्म क्या करती है, P&L बनाती है, P&L के बाद वहां से हमारे को नेट प्रॉफिट मिलता है और उस नेट प्रॉफिट का काम हमारे पास यहाँ होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चाहिए होता है बाय नेट प्रॉफिट। आपको जो भी कोई नेट प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे उसको लिखोगे। उसके बाद फर्म क्या करती है, इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को उनकी कैपिटल का इंटरेस्ट पे करती है, उनको सैलरी देती है, उनको कमीशन देती है, कोई पैसा रिजर्व में है तो वो डालती है, वो सभी चीजें आएंगी इसके अंदर। तो देखो फर्म पहले क्या करती है, कोई अगर पार्टनर्स की कैपिटल है तो उसके ऊपर वो क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वहां सपोज करो हमारे पास पार्टनर कौन थे, एक था अरुण और एक था वरुण। इनकी जितनी भी कैपिटल है हमने ये कैपिटल ले ली और यहाँ पे उनका अमाउंट आ गया। उसके बाद क्या है जी, सैलरी पे करनी हमने, तो टू सैलरी। इन सभी को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलती है, सैलरी है, सैलरी कितने तरीके से दी जा सकती है, हर एक वो चीज जो आपको जरूरत है। जैसे कमीशन की बात है, बिफोर चार्ज, आफ्टर चार्ज, ये सभी चीजें आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनको। तो अभी सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, सैलरी पे करेंगे हम। यहाँ पे भी क्या है, सैलरी दोनों को मिल सकती है, अरुण को भी वरुण को भी। एक को तो एक को लिख लेंगे हम, ये आ गया हमारे पास सैलरी और हमने लिख दी। कोई कमीशन है वो लिखेंगे यहाँ पे, कोई बोनस दिया है
तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा और हम यहाँ पे जिसको दिया उसका लिख देंगे। ठीक है जी। इसके बाद कंपनी ने, फर्म ने कोई डोनेशन दिया है तो वो यहाँ आ जाएगा। कोई रिजर्व मेंटेन किया है, लाइक ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ये चीजें तो होगी जो फर्म दे रही है। फर्म को मिलता क्या है, यहाँ पे जो पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी उसमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी वही अरुण की हो सकती है और वरुण की, पार्टनर्स का नाम क्या है, अरुण और वरुण, तो उनकी यहाँ पे क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। तो ये क्या है, एक परफॉर्मा है किसका, P&L एप्रोप्रिएशन का। अब क्या होगा, आपके पास नेट प्रॉफिट है और आपके पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। आपने क्या किया, इसको प्लस कर लिया। अब प्लस करने के बाद आपने क्या किया, ये जितने अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इनका सैलरी का, कमीशन, बोनस का, डोनेशन का, और ये जो रिजर्व थे, जो जो अवेलेबल होंगे क्वेश्चन के अंदर, आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करके, अब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मतलब ये टोटल अमाउंट जो आया है, इसमें से ये जब चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। माइनस होने के बाद आप यहाँ क्या लिखोगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या होगा, जो क्वेश्चन में रेशो दिया होगा अरुण में और वरुण में, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बांट के, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। मतलब जो क्वेश्चन में होगा 1:1 है 2:1, जो भी होगा रेशो, उसमें आप ये जो प्रॉफिट जो बैलेंस आएगा, इस टोटल में से ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ये वाला, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे रेशो के अंदर डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन तैयार हो गया। तो आपको समझ में आई बात ये कि P&L एप्रोप्रिएशन हम कैसे बनाते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके एक रियल लाइफ हम क्वेश्चंस जो एग्जांपल है वो भी देखेंगे इसके अंदर। आज मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, परफॉर्मा इसका, P&L एप्रोप्रिएशन का। अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे इसके अंदर जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो कैसे बनता है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, वो कैसे दी जाती है, क्या क्या इसकी टर्म एंड कंडीशंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या कंडीशंस है, वो सभी चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ अब तक की पूरी वीडियो में कहीं कोई क्वेश्चन में डाउट आया, कुछ भी आया, ये बिल्कुल फ्रीक्वेंट होकर यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको हर आपके कमेंट का यहाँ रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करनी है और हमें अपना प्यार देते रहना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।